जय हिंद दोस्तों। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे हिमालय के पार्ट 3 को। तो हिमालय का जो हमारा टॉपिक है ये सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाता है, बल्कि इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हिमालय हमारे जीवन से बहुत ही गहरा संबंध है हमारे जीवन से हिमालय का। क्योंकि अगर हिमालय नहीं होता तो हम अपने जीवन की कल्पना करना भी हमारा मुश्किल होता। हिमालय का एक अहम रोल है हमारे जीवन को एक अच्छी व्यवस्थित ढंग से चलाने के रूप में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिमालय किस तरह से हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। और तो इससे पहले हम लोग ये देखेंगे हिमालय के जो दो भाग हैं। पहले वाले पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय और आपका बृहद हिमालय के बारे में देख चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में। चलिए देखते हैं मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में। ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका ये ट्रांस हिमालय का भाग है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इसकी सबसे ऊंची जो दो चोटी है आपके हम लोगों ने देखा था गाडविन अस्टीन और गैसर ग्रुम। ये मध्य हिमालय का भी ये सबसे ऊंचा पड़ता है। ये सबसे पुराना आपका ट्रांस हो जाएगा। मध्य हिमालय की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है क्योंकि बूढ़ा होने पर कोई भी इंसान झुक जाता है, तो वैसे ही ट्रांस हिमालय सबसे पुराना है। लेकिन ये क्या होता है, इसकी ऊंचाई उतनी नहीं है। बृहद की सबसे ज़्यादा ऊंचाई है। ये रेड वाला आपका बृहद हिमालय है। ठीक है, और मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए मध्य हिमालय के बारे में हम लोग देखते हैं। ये वाला ग्रीन वाला आपका मध्य हिमालय है। ठीक है, ये ग्रीन वाला मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय ये बेसिकली ये टूरिस्ट वगैरह के लिए फेमस है। जितने भी यात्री लोग हैं ये मध्य हिमालय पे ही जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुल्लू मनाली, ये देहरादून, ये सब जितना भी आ जाएगा ये मध्य हिमालय में आएगा। अब माउंट एवरेस्ट पर तो कोई घूमने जाएगा नहीं, है ना। तो मध्य हिमालय में ना तो बहुत ज़्यादा ऊंची पहाड़ी होती है, ना बहुत ज़्यादा कम पहाड़ी की जो ऊंचाई कम ही होती है, मतलब मीडियम साइड में होती है जहाँ पे घूमने लायक जगह हो। तो टूरिस्ट वगैरह के मध्य हिमालय किस लिए फेमस है? मध्य हिमालय आपका टूरिस्ट वगैरह के लिए, पर्यटन के लिए फेमस है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत वर्षा भी होती है जिसके कारण यहाँ से घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान, इन सब घास के मैदान को क्या बोलते हैं? मर्ग बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में मर्ग बोलेंगे और आपका जम्मू कश्मीर में मर्ग बोलेंगे, और ये उत्तराखंड में इसको प्याल बोलते हैं। प्याल, ये यहाँ पे मध्य हिमालय में घास के मैदान को क्या बोलते हैं? जम्मू कश्मीर में मैं लिख दे रही हूँ, जम्मू कश्मीर में आपको जम्मू कश्मीर में इसको बोलेंगे आपका मर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग। ठीक है, आप देख लें, जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग इन घास के मैदान को बोलते हैं। उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? उत्तराखंड में आपको बोलेंगे इसको प्याल। उत्तराखंड में इसको बोलेंगे आपको प्याल बोलेंगे इस घास के मैदान को। ठीक है, ये जो मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई होगी, ये हम आपका ग्रीन वाला मध्य हिमालय है। ठीक है, मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई होगी आपको 1800 मीटर से 3000 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई होगी। ठीक है, तो मध्य हिमालय के बारे में हम लोगों ने बस इसमें ये टूरिस्ट वगैरह के लिए फेमस है। इसमें घास के मैदान पाए जाते हैं, सोनमर्ग और गुलमर्ग। उत्तराखंड में इसको प्याल बोलते हैं। बस और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें मध्य हिमालय में पढ़ने लायक, तो बस इतना ही है। और उसके बाद हम देखेंगे आपका शिवालिक के हिमालय में। शिवालिक जो कि बहुत टूटी फूटी है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि शिवालिक का जो विकास कैसे हुआ और कहाँ से कहाँ तक ये जाके फैला हुआ है। चलिए देखते हैं। ये जो शिवालिक हिमालय है, ये ब्लू वाला, ये शिवालिक हिमालय है। ये कहीं से मतलब कि ये मध्य हिमालय में बीच से मध्य हिमालय पे चढ़ गई है। फिर इसका विस्तार यहाँ से चालू हुआ है, अरुणाचल प्रदेश का उधर में चालू हुआ है। तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मध्य हिमालय, पहले मिटा दे रही हूँ मैं शिवालिक के बारे में। मध्य हिमालय में हम लोगों ने क्या देखा, क्या 1800 मीटर से 3000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। और सोनमर्ग गुलमर्ग बोलते हैं उन घास के मैदानों को। जम्मू कश्मीर में घास के मैदान में रहते हैं सोनमर्ग और गुलमर्ग। ये आपका शिवालिक है। शिवालिक, तो शिवालिक का जो है, अब ऐसा तो नहीं है कि पहाड़ का विस्तार हो रहा है, पहाड़ का विस्तार और बोलेगा कि हिंदुस्तान आ गया, हिंदुस्तान का बॉर्डर आ गया, हम विस्तार नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो पर्वत है, इसका विस्तार होता ही है। तो ये आगे बढ़ गई है, पाकिस्तान की ओर जाके चली गई है। तो ये पाकिस्तान में शिवालिक पहाड़ी का ही एक हिस्सा है जिसे सुलेमान की पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाकिस्तान में इसे सुलेमान की पहाड़ी कहते हैं। सुलेमान की पहाड़ी कहते हैं
तो ये कैसे पता चला कि ये शिवालिक का ही ये पहाड़ी का हिस्सा है? क्योंकि सुलेमान की जो पहाड़ी की चट्टानें हैं और ये शिवालिक की जो पहाड़ी की चट्टानें वो मैच करती है, तो इसलिए पता चला कि ये जो इसका पश्चिमी विस्तार हो जाएगा, ये बोलेगा कि ये शिवालिक की पश्चिमी विस्तार का क्या नाम है? शिवालिक। यहाँ पे मैं लिखती हूँ शिवालिक, ये शंकर भगवान के लिए फेमस है, ठीक है। शिवालिक और बहुत ज़्यादा यहाँ पे टूटी फूटी पहाड़ी है शिवालिक की। तो ये इसकी पश्चिमी विस्तार को, इसके पश्चिमी विस्तार को हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिमी विस्तार को हम लोग सुलेमान की पहाड़ी है, इसे सुलेमान की पहाड़ी, जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। इसका पूर्वी विस्तार हो जाएगा आराकामी, सबसे इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से। यहाँ पे क्या होता है? मध्य हिमालय में ही जाके मिल जाता है। यहाँ ऊपर से मध्य हिमालय हम लोगों ने देखा ना, ये ऊपर से एक मध्य हिमालय जाता है, मध्य हिमालय ग्रीन वाला, तो मध्य हिमालय के ऊपर चढ़ जाती है और फिर चढ़ के फिर क्या कहाँ पे निकलती है? आपका यही निकलेगी अरुणाचल प्रदेश, जो कि एकदम लास्ट में है, पूर्वी भाग, सबसे पूरब में पड़ती है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुँचती है। अरुणाचल प्रदेश में आई होप कि आप लोगों ने ये देख लिया होगा, शिवालिक के पश्चिमी विस्तार को सुलेमान करते हैं। ये क्या होती है? यहाँ से निकलते हुए इस पे आके चढ़ जाती है मध्य हिमालय पर, और फिर जाके यहाँ से इसका विस्तार चालू होता है अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार स्टार्ट होता है फिर से। तो ये किस तरह से अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देती है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ये हुआ अरुणाचल प्रदेश, आपका ये सबसे लास्ट में आ जाएगा, मैप के सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में ये शिवालिक की जो पहाड़ी है ऐसे टूटी फूटी रहती है। ये हो जाएगा आपका डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, और इधर पूरब की साइड में मुड़ जाएगा मीरी, पटकोई। तो ये डाफला, डी से डाफला, एम से मीरी और ए से अबीर, और ये हो जाएगा आपका डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, और ये हो जाएगा पी से पटकोई। और इसी का थोड़ा और ज़्यादा विस्तार ऐसे करके आ जाता है। ये बॉर्डर बनाता है, इंडिया और म्यांमार के बीच का बॉर्डर बनाता है, जिसे आराकाम पर्वत कहते हैं। आराकाम पर्वत कहते हैं। यहाँ कहाँ पे मैं लिखूँ? यहाँ पे लिख दी हूँ। ये पर्वत का नाम क्या है? आपका आराकाम पर्वत। आराकाम पर्वत जो है, आराकाम पर्वत किससे बॉर्डर बनाता है? म्यांमार। इधर साइड में म्यांमार पड़ जाएगा और इधर आराकाम। तो अरुणाचल प्रदेश डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, पटकोई, और इससे नीचे फिर टूटी फूटी रहती है ये नागालैंड में नागा की पहाड़ी है, और मिजोरम में, यहाँ पे मिजोरम में मिजो की पहाड़ी है। आप इंडिया के मैप में आप देखेंगे कि हाँ, ये जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे क्या है? डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, पटकोई, ये सब के शिवालिक पहाड़ी के ही हिस्से हैं। उसके बाद नागालैंड में नागा की पहाड़ी है, मिजोरम में मिजो की पहाड़ी है, और इसके इधर से सबसे ज़्यादा इधर से आगे बाउंड्री बनाती है पर्वत, तो उसको आराकाम पर्वत कहते हैं, जो कि म्यांमार और आपका इंडिया के साथ सीमा बनाती है। उसके बाद आपका असम, ये आपका मेघालय में बनता है। अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों ने देखा डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, पटकोई, और ये नागालैंड में नागा की पहाड़ी है, और मिजोरम में मिजो की पहाड़ी है, और ये म्यांमार में आराकाम पर्वत है। तो अब चलिए देखते हैं, हम आपका मैप बनाते हैं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में आपका हो गया डाफला, मीरी, अबीर। अरुणाचल प्रदेश में हो गया डाफला, मीरी, अबीर, और ये हो जाएगा मिसमी, और पूर्वी साइड में हो जाएगा पटकोई। और ये आपका असम में, ये शिवालिक का ही असम में एक पहाड़ी है, उसको मिकिर की पहाड़ी बोलते हैं, मिकिर की पहाड़ी बोलते हैं। और मेघालय में शिवालिक का विस्तार हुआ है गारो खासी जैंतिया, गारो खासी आपका जैंतिया हो जाएगा, गारो खासी जैंतिया हो जाएगी मेघालय में। तो अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी टूटी फूटी पहाड़ियाँ हैं, और डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, पटकोई। असम में मिकिर है, मेघालय में गारो खासी जैंतिया है, और नागालैंड में आपका नागा की पहाड़ी है। नागालैंड में नागा की पहाड़ी है, नागा की पहाड़ी है। मिजोरम में मिजो की पहाड़ी है। मिजोरम यहाँ नहीं पड़ेगा, ठीक है, यहाँ इधर पड़ेगा पूर्वी साइड में, ये मैप के पूर्वी साइड में ये सब पड़ेंगे। मिजोरम में पड़ेगा मिजो पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी को याद रहेगा, आई थिंक मिजोरम ये मैच करते हुए है, मिजो की पहाड़ियाँ हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
अरुणाचल प्रदेश में डापला मीरी अबीर मिसमी पटकोई, असम में है मीकिर की पहाड़ियाँ, मेघालय में है गारो खासी जयंतिया, नागालैंड में है नागा और मिजोरम में मिजो की पहाड़ियाँ है। ठीक है, और इसके आगे से यहाँ पे जो मैप है, यहाँ पे मैं मिटा दे रही हूँ वाला, यहाँ पे जो इंडिया का मैप है, यहाँ पे इंडिया का जो मैप है इधर से जा रहा है, तो यहाँ पे ये अराकाम पर्वत सीमा किससे बनाती है? म्यांमार और इंडिया के बीच से जो पर्वत सीमा बनाती है अराकाम पर्वत। ठीक है, ये तो शिवालिक का भी हमारा कंप्लीट हो गया। और लेकिन अब देखेंगे शिवालिक में ना, शिवालिक की जैसे ये पर्वत है, शिवालिक पर्वत है, ये ऐसे ऐसे गई हुई है, ऐसे ऐसे छोटी छोटी पहाड़ियों के टुकड़े हैं। तो जब दो पर्वतों के बीच एक कम मतलब पतला रास्ता हो तो उसको हम लोग दर्रा बोलते हैं, रास्ता बोलते हैं, जिससे एक जगह से दूसरी जगह आदमी जाता है। जब पतला रास्ता हो तो वो दर्रा बुलाएगा, दर्रा पास से मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने आने की रास्ते बनाए जाते हैं। जब दो पहाड़ पर्वतों के बीच में ज़्यादा जगह होती है, ज़्यादा डिफरेंस होती है, तो मतलब वो उस ज़्यादा जगह में घाटी का यहाँ पे लोग बस जाते हैं। तो इस घाटी में यहाँ पे पश्चिमी घाटी को, जैसे कि ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, तो इसके पश्चिमी विस्तार को, पश्चिमी भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? दून बोलते हैं। शिवालिक के पश्चिमी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? दून। और इसके पूर्वी भाग को, ये वाला साइड जो पश्चिमी पड़ेगा, इसके पूर्वी भाग को हम लोग बोलेंगे आपका द्वार। तो ये इसी को यहीं पे देहरादून और हरिद्वार पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका नाम पड़ा है हरिद्वार और दून पड़ जाएगा आपका देहरादून। ठीक है, तो शिवालिक का यही शिवालिक का भाग आराकाम पर्वत, और कुछ जाके पानी में क्या होती है, यही पहाड़ी का विस्तार होते होते पानी में जो बंगाल की खाड़ी है, ये सब में अंदर घुस जाती है, और पूरा पानी के अंदर कहीं जाके ऊपर क्या होती है, ये बाद में निकलती है। उसी का नाम जब शिवालिक का पश्चिमी सबसे दक्षिणी विस्तार बोलेगा तो वो अंडमान निकोबार है। तो जो अंडमान निकोबार है, अंडमान जो निकोबार है, वो क्या है, किसका हिस्सा है? ये शिवालिक का हिस्सा है, जो कि पानी में पहले जाके वो लुप्त हो जा रही है और एक जगह जाके निकल आ रही है, तो उसी को ही अंडमान निकोबार कहते हैं। अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार बोलते हैं। तो अगर पूछेगा कि शिवालिक का सबसे दक्षिणी विस्तार कौन सा है, तो अंडमान निकोबार है। ठीक है, शिवालिक का सबसे दक्षिणी विस्तार अंडमान निकोबार है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। अगर अभी उतना अच्छा से समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांस हिमालय का भाग है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है, ये आपका बृहद हिमालय का भाग है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है, ये बृहद, पता नहीं चल क्यों नहीं, मार्केट क्यों नहीं चल रहा है, ये आपका बृहद हिमालय का भाग है। ये आपका कैसे पता चलेगा? ये आपका मध्य हिमालय का भाग है, और ये आपका शिवालिक है। कैसे पता चलेगा? ये इसको डिवाइड करेगी रेखा, इसको रेखा डिवाइड करेगी। जैसे कि आपका एक ये घर है, आपके पड़ोसी का घर है, तो बीच में एक बाउंड्री तो दिया था, पांचिल वगैरह बाउंड्री दिया जाता है, जिससे पता चले कि हाँ ये पड़ोसी का घर है, ये आपका घर है। उसी तरह से ये जो बृहद हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय और शिवालिक, कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ से यहाँ तक बृहद हिमालय, यहाँ से यहाँ तक ट्रांस हिमालय, यहाँ से यहाँ तक बृहद हिमालय, यहाँ से यहाँ तक मध्य हिमालय? कैसे पता चलेगा? इसकी एक रेखा होती है। ठीक है, जैसे दो घर हैं तो उसके बीच में थोड़ी ना थोड़ी गैप हो जाते हैं, तो ये जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है? सचर जोन। अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है? सचर जोन। 3 रेखा बांटती है ये सभी हिमालय को, सचर जोन। उसके बाद बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है? बृहद और मध्य हिमालय को रेखा को अलग करने वाली का नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद आपका मध्य हिमालय और शिवालिक के रेखा का क्या नाम है? अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है? ग्रेट बॉर्डर फॉल्ट। ये जो रेखाएं हैं सचर जोन, ये ट्रांस हिमालय को, ट्रांस और बृहद को अलग करती है। जैसे हम मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ट्रांस एंड बृहद को अलग करती है सचर जोन। ठीक है, सचर जोन ट्रांस और बृहद को अलग करती है सचर जोन। यहाँ पे मिटा देती हूँ।
ट्रांस और बृहद को कौन अलग करती है? सचर जोन। सचर जोन अलग करती है। उसके बाद आपका ये हो जाता है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय और तुम्हारा मध्य हिमालय को अलग करती है कौन सी रेखा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद ये मध्य और शिवालिक को कौन सी अलग करती है? मध्य और शिवालिक को अलग करती है तुम्हारी ये रेखा ग्रेट बॉर्डर फॉल्ट। ये रेखा अलग करती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब आप लोग पूछेंगे कि ये कैसे हिमालय हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। सोचिए, ये है आपका इंडिया हो गया ना, ये इंडिया है। तो इंडिया में जब अरब सागर में से ये भाप बन के बादल जब आते हैं तो हिमालय ही हिमालय का बहुत ऊंचाई होने के कारण ये बादल जो है जब भाप बन के आगे आते हैं, हवाएं जब धक्का दे के बादल को आगे बढ़ाती हैं तो क्या होता है, ये हिमालय से टकरा के भारत में वर्षा कराती हैं। मानसून के कारण ये वर्षा होती है। तो वर्षा होती है, वर्षा होने का क्या कारण है? वर्षा हमारे देश में क्यों होती है? मानसून में इंडिया में वर्षा अधिकतर होने के क्या कारण वर्षा होती है? हिमालय के कारण। हिमालय अगर नहीं होती तो वर्षा नहीं होती, वर्षा होती है। उसके बाद क्या होती है, ये जो चीन वगैरह में, चीन रूस में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। साइबेरियन से उठने वाली जो हवाएं हैं, बर्फीली हवाएं आती है, लेकिन हिमालय बहुत ऊंचाई है तो वो क्या करती है, बर्फीली हवाओं को रोक देती है, जिसके कारण से वो ठंडी हवाएं हिमालय में, ये हमारे देश में प्रवेश नहीं कर पाती है, तो ठंड से बचाती है हमें। ये इतनी ज़्यादा जो चीन के लोग इतने गोरे रहते हैं, उन लोगों को, रूस के लोग भी इतने माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो वो सब उस ठंड से भी बचाती है। ठंड से हमारी रक्षा करती है, ठंड से रक्षा करती है हिमालय हमें, और प्लस दुश्मनों से भी रक्षा करती है, दुश्मनों से भी रक्षा करती है हिमालय। अगर हिमालय नहीं होती तो नदियाँ नहीं होती, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घट जाती है, जिसके कारण से वहाँ पे जो नमी, हवाओं में नमी होती है, वो जाके जम जाती है और बर्फ़ में बदल जाती है। और वही क्या होती है, बर्फ़ ऊंचाई होने के कारण नदियाँ वहाँ से, हिमालय से ही अधिकांश नदियों का निर्माण हुआ है। और उन नदियों से क्या होता है, हमारे जो और सब ज़मीन है, जितने भी मध्य, ये भारत के बीच वाले पोर्शन है, वो क्या होता है, आराम से सूखा नहीं पड़ता है। वहाँ पे नदियों के द्वारा जहाँ तहाँ औद्योगिक क्षेत्र हो जाते हैं। नदियों के कारण से ही ना उद्योग धंधे का विकास होता है। औद्योगिक विकास जो हुआ है हिमालय के कारण ही होता है। किसी भी शहर का विकास औद्योगिक पर पानी की ज़रूरत पड़ेगी और बिजली भी चाहिए, तो बिजली के लिए पानी की ज़रूरत है। और पानी कहाँ से आएगा? हिमालय की नदियों से आएगा। तो पर जो हिमालय है तो नदियाँ है तो हमारे जो कल कारखाने हैं, बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं, मशीनों में पानी लगते हैं, बिजली भी लगती हैं। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हिमालय के थ्रू ही आती है, और वर्ष भर पानी की जो किल्लत है वो महसूस नहीं होती। अगर मानसून को ये नहीं रोकती, सब ये बादल आते हैं और हिमालय नहीं रहता, तो वो दूसरी जगह में चल जाते हैं, दूसरी जगह बारिश कराते हैं। तो यहाँ पे भारत में बारिश कराने का रीजन भी हिमालय है। तो इन सब चीज़ों का देखें, लेकिन क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसके कारण से हिमालय का एक नुकसान पहुँच रही है, और ज़्यादा करके प्लास्टिक से नुकसान पहुँच रही है। तो बेहतर है कि हम लोग अपने जो एक हिमालय एक अहम धरोहर है, तो इसको हम सेफ्टी करें, इसका सेफ्टी करें और कम से कम प्रदूषण करें, जिससे कि हमारा हिमालय एकदम सुरक्षित रहे, जिससे हमारा भी जीवन भी सुरक्षित रहे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। जय हिंद।